डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। जब वह एक कीमती पत्थर की दुकान के गेट पर चला गया तो महान अमर आत्मा विदुरदेव की आवाज अचानक सुनाई दी। अयान, अंदर जाओ और एक नजर डालो। महान अमर आत्मा विदुरदेव ने जो कहा उसे सुनकर आयान की आंखें चमक उठीं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कीमती पत्थर की दुकान में घुस गया। दुकान बहुत बड़ी है, जिसमें कीमती पत्थर, मटन हीरा, येलो ड्रैगन हीरा, ब्लड स्टोन, शोशन स्टोन की एक बहुत बड़े कलेक्शन है। बहुत सारे हैं और कोई हैरानी की नहीं है। हालांकि आयान स्टोन की पहचान करना नहीं जानता था, फिर भी वह कुछ खास देख सकता था और हर टुकड़ा कीमती भी होना चाहिए। इस दुकान में स्टोन्स की कुल संख्या शायद एक खगोलीय आंकड़ा है। इस समय दुकान में एक लड़के आयान की ओर चला गया और पूछा, भाई आपको क्या पसंद है? मैं बस चारों ओर देखता हूं। आयान ने बेशर्मी से अपना सिर खुजलाया। जब लड़के ने इसे देखा तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी और उसने अपने होठों को वापस अपनी पहले जैसी शक्ल में ले आया। उनकी राय में आयान जैसा लड़का, जिसके बाल भी ढंग के नहीं थे, उनकी दुकान में पत्थर खरीदने के लायक कैसे हो सकता है? इसलिए वह आयान के पर ज्यादा बात और ध्यान नहीं देना चाहता था। इसके तुरंत बाद आयान दुकान के चारों ओर घूमता रहा, जैसे कोई अनजान आदमी किसी शानदार जगह पर पहली बार चला गया हो। ये पहली बार था जब उसने इतने सारे हीरे और कीमती पत्थर देखे। प्राचीन काल से हीरो ने इंडियन पारंपरिक संस्कृति में बहुत ऊंचा स्थान रखा है। एक अच्छे आदमी के पास अगर कोई कारण नहीं है तो कीमती हीरा दूर नहीं जाएगा। 5 क्लासिक्स और सामान्य अर्थ बताते हैं। गर्म और नम, कुछ ज्ञान जैसा लगता है। तीक्ष्ण लेकिन हानिकारक नहीं है, कुछ परोपकार जैसा दिखता है। वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने वाला लगता है, कुछ धार्मिकता जैसा दिखता है। अंदर की खामियां बाहर दिखनी चाहिए, कुछ विश्वास जैसा दिखता है। लटकन की तरह लटकना एक अनुष्ठान की तरह लगता है। नीति शास्त्र के गुरु ने कहा, एक सज्जन इंसान कीमती नीलमणि पत्थर से अधिक नैतिक है। उनकी राय में कीमती पत्थर में परोपकार, ज्ञान, धार्मिकता, शिष्टाचार, खुशी, वफादारी, विश्वास, आवाज, पृथ्वी, पुण्य और साधना जैसे 11 गुण और प्रतीक हैं। और आपदाओं को रोकने के लिए नीलमणि की ताकत की अफवाहें और भी फैली हुई हैं। कुछ लोगों को कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं और वे ठीक हैं, लेकिन उनके शरीर पर लगा नीलमणि पत्थर अचानक टूट गया। ये वह नीलमणि पत्थर है जो लोगों को परेशानियों का सामना करने में मदद करता है और बाद में वह नीलमणि पत्थर टूट जाता है और टूटे हुए पत्थर को लाल कागज में लपेटा जाना चाहिए और उसे अंतिम संस्कार वाला नीलमणि पत्थर कहा जाता है। आयान, सबसे मेन काउंटर पर जाओ। महान अमर आत्मा विदुरदेव की जल्दबाजी भरी आवाज फिर से सुनाई दी। यह सुनकर आयान तुरंत एक कदम आगे बढ़ा और स्टोर में मेन काउंटर पर चला गया। दूसरे काउंटरों पर सभी खजाने लोगों को देखने के लिए रैक पर रखे गए हैं। केवल इस काउंटर पर केवल 3 नीलमणि पत्थर के टुकड़े बचे थे। मोटे टेम्पर्ड ग्लास से ढका हुआ था। छत पर कई कैमरे भी हैं जो लगातार इस काउंटर पर नजर रख रहे हैं, जिससे इन 3 नीलमणि पत्थर की कीमत पता चल रही थी। वह बहुत कीमती है। दूर से देखने पर ये तीनों नीलमणि पत्थर पानी की तरह साफ हैं, जैसे कांच हो। करीब से देखने पर आप देख सकते हैं कि पत्थर की सतह पर थोड़ी सी चमक है। वह बहुत साफ और बेदाग है, जैसे एक पारदर्शी पत्थर हो। महान आत्मा विदुरदेव, क्या ये नीलमणि के टुकड़े हैं जो आवाज ग और पृथ्वी का खजाना है? आयान ने अपने दिल में चुपके से पूछा। हाँ, ऐसा नहीं है। आवाज ग, जिंदगी और पृथ्वी के बहुत कम खजाने हैं। एक ही समय में 3 कैसे हो सकते हैं? इन नीलमणि पत्थर की बनावट को बहुत अच्छा माना जाता है। मुश्किल से सबसे लो लेवल के शरीर की सुरक्षा के लिए हल्की सुरक्षा वाली चीजें बनाई जा सकती हैं और यह केवल एक बार ही शरीर की रक्षा करेगा। फिर भी यह तुम्हारे लिए काम की चीज है, इस खरीद लो। महान अमर आत्मा, विदुरदेव ने कहा। उसी समय महान अमर आत्मा विदुरदेव ने हल्के से कहा, लेकिन महान अमर आत्मा विदुरदेव की नजर में उन्होंने जो कहा वह ऐसा वैसा नहीं है। यह आयान के लिए एक दुर्लभ खजाना है। इस समय यंग लड़के ने देखा कि आयान इन नीलमणि पत्थर के सामने बहुत देर तक रुका रहा और उसने झुककर पूछा, भाई
क्यों, इन पत्थरों में दिलचस्पी है? हाँ, आयान ने सिर हिलाया। हाँ 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 भाई, मेरी नज़र बहुत अच्छी है और मैंने एक नज़र में शहर की दुकान का खजाना पा लिया। नीलमणि के ये टुकड़े, लेकिन शुद्ध पुराने पिट ग्लास, हमारे दुकान के मालिक द्वारा स्पेशली म्यांमार से लाया गया है। मैं कहने की हिम्मत करता हूँ, इसकी क्वालिटी के मामले में पूरे मार्केट में इससे बेहतर कोई नहीं है। यंग लड़के की डींगें देखकर आयान ने बीच में टोकते हुए कहा, वह ग्लास टाइप क्या होता है? हाँ, तुम यह नहीं जानते? यंग लड़के ने अपनी भौहें उठाईं और उसने चुपके से अपने दिल में कहा कि यह लड़का सच में एक नॉर्मल लड़का है। अगले कुछ मिनटों में इस आदमी की जानकारी से आयान समझ गया कि पारदर्शिता की डिग्री के अनुसार नीलमणि को कांच, बर्फ, अंडे का सफेद भाग, मोमी, लीची, बीन आदि में बांटा जा सकता है। मूल्य सबसे ऊंचे से सबसे नीचे तक होता है, जिसमें कांच सबसे महंगा होता है। नॉर्मली कांच के नीलमणि का कोई रंग नहीं होता है। हमारे सामने जो 3 नीलमणि हैं वे सभी पारदर्शी और रंगहीन हैं। हालांकि अगर उनमें रंग होता है तो रंग बहुत ही शानदार और चमकदार होगा और रंग तेज और पारदर्शी होगा और इसका मूल्य तेजी से बढ़ेगा। उस आदमी की लंबी बात सुनने के बाद आयान ने फिर से पूछा, तो नीलमणि के इन 3 टुकड़ों को खरीदने में कितना खर्च होता है? जैसे ही शब्द निकले, उस आदमी ने अचानक अपनी छाती सीधी कर ली और गर्व से कहा, सबसे सस्ता टुकड़ा 1 करोड़ रुपए का है, सबसे महंगा टुकड़ा 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और तीनों टुकड़े एक साथ लगभग 510,000। इतना महंगा? यह कीमत सुनकर आयान शॉक्ड रह गया। इन तीनों नीलमणि पेंडेंट में से सबसे बड़ा पेंडेंट हथेली के आधे से भी कम आकार का है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी चीज 7 नंबर्स जितनी बड़ी होगी। दूसरी तरफ जब उस आदमी ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। उसने जाहिर तौर से आयान को कछुआ समझा और मजाक किया, भाई, हमारी दुकान में नीलमणि की कीमत बिल्कुल सही है। बाजार में सबसे सस्ता कांच भी इतनी ही कीमत का होगा। अगर यह रंगीन है तो एक टुकड़े की कीमत इतनी ही होगी। यह कहते हुए उसने अपनी 5 उंगलियां आयान के सामने खोल दी, जिसका मतलब था 5 करोड़। इसके तुरंत बाद उसने अपने सिर को पीछे झुकाया, एक अभिमानी नजर से, जैसे कि वह इन नीलमणि पत्थरों का मालिक हो। वह सप्ताह के दिनों में आयान जैसे बहुत ही नॉर्मल लड़कों को देखता है, जो जब उस आश्चर्यजनक कीमत को सुनते हैं तो वे सभी डर के मारे भाग जाते हैं, इस डर से कि कहीं गलती से दुकान में कोई खजाना न टूट जाए और उसे सब कुछ गंवाना न पड़े। हालांकि अगले ही पल आयान ने सीरियसली कहा, ठीक है, मुझे ये 3 नीलमणि पत्थर चाहिए। क्या? आयान के शब्दों ने उस आदमी को शॉक्ड कर दिया। उसका चेहरा चौंक गया और उसकी आवाज कांप उठी। छोटे भाई, मजाक मत करो, ये 500 नहीं बल्कि 5 करोड़ के करीब है। हाँ, मुझे पता है। क्या तुम अपना कार्ड स्वाइप कर सकते हो? आयान ने हल्के से लहजे में कहा, जैसे कि उसने 5 करोड़ अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाले हों, और फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। मूल रूप से आयान इस बार आवाज हग जीवन और पृथ्वी के खजाने को जगाने के लिए उस पत्थर को खरीदने के लिए इस मार्केट में आया था। हालांकि मुझे यह लंबे समय तक घूमने के बाद नहीं मिला। इसके बजाय मुझे एक नीलमणि पेंडेंट मिला जो शरीर की सुरक्षा कर सकता था। हालांकि कीमत बहुत ज्यादा थी, आयान ने बस भुगतान कर दिया। इसके अलावा आयान के दिल में यहां तक कि इन 3 नीलमणि की कीमत भी लगभग 5 करोड़ है, इसलिए एक असली खजाना पैदा हुआ है और हाथ में मौजूद पैसा जरूर से खरीदने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद आयान ने जल्दी से पैसे ट्रांसफर किए और फिर 3 नीलमणि ले लिया। अपने प्रस्थान के पीछे देखते हुए लड़के अभी भी अपने दिल में हैरान था। जैसा कि उसने सोचा था उसका उल्टा हुआ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा लड़का 5 करोड़ की कीमत का नीलमणि पत्थर खरीद लेगा, लेकिन आयान अपनी बाहों में 3 नीलमणि के टुकड़े ले जा रहा था और घर जाने के लिए खुश था। उन पर एक अंगरक्षक की कतार बनाना चाहता था। इस समय महान अमर आत्मा विदुरदेव ने अचानक एक न विश्वास करने वाली बात की। आयान, 11 बजे बाईं ओर सड़क के किनारे स्टॉल पर एक काला लोहे का ब्लॉक है। क्या तुमने इसे देखा है? इसे किसी भी कीमत पर खरीद लो।
इस समय महान अमर आत्मा विदुरदेव के आवाज में उत्सुकता उस समय की तुलना में 10 गुना अधिक उत्साहित थी जब उसने अभी 3 नीलमणि पत्थर देखे थे। आयान ने अपने मन ही मन सोचा और उस दिशा में देखा जिस दिशा में महान अमर आत्मा विदुरदेव ने कहा था, और उसे एक काला लोहे का ब्लॉक मिला जो लगभग 1 हाथ चौड़ा और 3 फीट लंबा था। यह बहुत सिंपल था। मुझे डर है कि इसे कोई सड़क से भी नहीं उठाएगा। क्या यह पॉसिबल है? क्या यह चीज आवाज और पृथ्वी का एक पुराना खजाना है? अपने शक के बावजूद आयान वहां चला गया। स्टॉल का मालिक 40 के दशक में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी है जिसके गाल में बंदर के गाल जैसे हैं और शरीर पतला है, और उसकी त्रिकोणीय आंखें अक्सर बाजार की चमक को प्रकट करती हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उसके मुंह का दाहिना हिस्सा लटक रहा है, उसकी आंखों के कोने भी झुके हुए हैं और उसका मुंह और आंखें तिरछी हैं। यह एक टेढ़ा मुंह होना चाहिए। इसे डॉक्टरी भाषा में चेहरे का लकवा भी कहा जाता है, जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। छोटे भाई, आप क्या खरीदना चाहते हैं? बॉस ने झुककर उत्सुकता से पूछा, लेकिन जब वह मुस्कुराया तो उसका टेढ़ा मुंह और भी खराब हो गया। आप जमीन पर उस लोहे के टुकड़े को कैसे बेचते हैं? आयान ने पूछा। कुटिल मालिक ने शब्दों को सुना और तुरंत बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोला, छोटे भाई, ये मेरी विरासत है। ये मेरे दादा के जमाने से चली आ रही है। ये राजवंश के शाही फैमिली के लिए रखा गया एक दुर्लभ खजाना है। इसी अफवाह है। जैसे ही यह बयान सामने आया, कुछ बगल के स्टॉल मालिकों ने मजाक उड़ाया। ए दुकानदार, लोगों को मूर्ख मत बनाओ कि ये अपने पूर्वजों से मिला है। हाँ, यह चीज कौन नहीं जानता। तुमने इसे आधे साल पहले अपने घर के पीछे के पहाड़ से उठाया था। यह बेकार है, और अगर तुम इसे आधे साल के लिए यहां छोड़ दोगे तो कोई इसकी परवाह नहीं करेगा। मैं तो कहता हूं कि यह सामान कोई फ्री में भी नहीं लेगा। यह बहुत बेकार है। यह देखकर कि उसका पुराना निचला हिस्सा उजागर हो गया है, टेढ़े मुंह वाला बॉस थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना संयम बनाए रखा और आयान से कहा, छोटे भाई, उन पर ध्यान मत दो। वे सामान की कीमत को नहीं जानते। मेरी राय में मेरा पवित्र लोहा तुम्हारे साथ बहुत पहले से ही तय है, छोटे भाई। इसलिए तुम मुझे यह मौका दो। यह पवित्र लोहा तुम्हारा है। ऐसा कहकर उसने आयान की ओर उंगली बढ़ा दी। आयान बस यह पूछना चाहता था कि क्या यह 10 रुपए हैं, और उसके बगल में किसी ने मजाक में कहा, 1000 रुपए, तुम इसे क्यों नहीं ले लेते? टेढ़े मुंह वाला बॉस शर्मा गया और आगे बोला, चलो करते हैं छोटे भाई। 800। नहीं, 500। मैं न केवल इसे तुम्हें बेचूंगा बल्कि इसे मुफ्त शिपिंग के साथ घर भी भेजूंगा। आयान ने यह सुना। उसे उम्मीद नहीं थी कि महान अमर आत्मा विदुरदेव के मुंह में लड़का इतना सस्ता होगा। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जेब से 500 रुपए के नोट निकाले और उन्हें टेढ़े मुंह वाले मालिक के मुंह में थमा दिया। दूसरे पक्ष ने पैसे प्राप्त किए, कान से कान तक मुस्कुराया और जोर से कहा, भाई, यह लोहे का टुकड़ा अब तुम्हारा है। लेकिन इस समय दोनों के पीछे से एक दबंग और अभिमानी आवाज आई, रुको, ये लड़के, मेरा रॉयल फैमिली इसे चाहता है। उस दबंग आवाज को सुनकर आयान और उस दुकान के बॉस ने एक साथ पीछे देखा। उस समय एक 23 या 24 साल का लड़का था। वह एक शानदार सूट पहने हुए था, सुंदर तीखी आंखों वाला, ऊंची नाक वाला, और उसके पतले होंठ कसकर दबाए हुए थे। वह लोगों को सीधे नहीं देखता था और घमंडी दिखता है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसकी बाईं कलाई पर रिचर्ड टेक्निकल वॉच है, जो रोशनी में चमक रही है। वह बहुत ही खास और लग्जरी है। वॉच कंपनी में रिचर्ड वॉच को अरबपतियों के लिए टिकट के रूप में भी जाना जाता है। एक अरबपति जरूरी नहीं कि रिचर्ड मिलर पहने, लेकिन जो रिचर्ड मिलर पहनता है वह अरबपति होना चाहिए। शुरुआती दौर की सबसे कम कीमत भी रिचर्ड मिल की सबसे सस्ती भी सैकड़ों हजारों की है, जो घड़ी की दुनिया के शिखर पर स्थित है। यदि आप कारों की तुलना करते हैं तो रोलेक्स मर्सिडीज बेंज के बराबर है और रोल्स रॉयस के बराबर है। फिर रिचर्ड वॉच मिलर बुगाटी कार के बराबर है। शायद नॉर्मल लोगों ने इस ब्रांड के बारे में कभी सुना भी ना हो, लेकिन हाई फैमिली में वे इससे बहुत परिचित हैं। और अब इस आदमी द्वारा पहनी गई यह घड़ी और भी ज्यादा कीमती है। यदि कोई जानकार यहां है तो वे पाएंगे
कि यह इस वर्ष जारी एक सीमित संस्करण है जिसकी दुनिया भर में केवल 10 घड़ियां हैं। केवल टॉप खरीदार जो कम से कम 3 नियमित रिचर्ड घड़ियों के मालिक हैं, वे इस सीमित संस्करण को ऑर्डर करने के पात्र हैं। इस घड़ी की कीमत उत्तर प्रदेश के सुनहरे शहर के केंद्र में एक शानदार अपार्टमेंट भी खरीद सकती है। और उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग के तपस्वी पुजारी एक तपस्वी की तरह कपड़े पहने हुए था और हाथ में लकड़ी पकड़े हुए था, और उसका अंदाजा एक संत की तरह लग रहा था। मिडिल क्लास के तपस्वी पुजारी ने अपने हाथ में एक कंपास भी रखा लिया हुआ है जिस पर पुराने चिन्ह भी बने हैं, और मुझे नहीं पता कि यह किस सामान से बना है, लोगों को एक प्राचीन और रहस्यमय एहसास दे रहा है। इस समय कंपास पर एक लाल सुई था जो वहां पर उपस्थित लोहे के ब्लॉक की ओर सीधा इशारा कर रहा था। अधेड़ उम्र के तपस्वी पुजारी ने लोहे के ब्लॉक के चारों ओर घूमने की कोशिश की, लेकिन पाया कि लाल सुई भी उसके साथ झूल रहा था, लेकिन वह लोहे के ब्लॉक की ओर इशारा करता रहा, लगातार हिलता रहा। यह दृश्य देखकर अधेड़ उम्र के तपस्वी पुजारी एक चमकदार रोशनी में फट पड़े, लड़के के करीब झुके और कुछ शब्द फुसफुसाए। जब लड़के ने शब्द सुने तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने एक अजीब चाप बनाया। उसने आयान को देखने के लिए मुड़कर दिखावटी ढंग से कहा, लड़के, तुमने इसके लिए कितने पैसे दिए? 500 रुपए, आयान ने हल्के से कहा। मैं 10 गुना भुगतान करता हूं और इसे तुम मुझे बेच दो, लड़के ने अपने आवाज में एक मजबूत इच्छा के साथ सीरियस से कहा। यह बेचने के लिए नहीं है, आयान ने जाहिर तौर से बात को काट दिया। 1 लाख, लड़के ने अचानक कीमत बढ़ा दी। यह सुनकर टेढ़े मुंह वाले बॉस का चेहरा एकदम बदल गया और उसने चुपके से पूछा कि क्या यह वह टूटा हुआ लोहा है जिसे उसने उठाया है? यह सच में किस तरह का खजाना है? यह बेचने के लिए नहीं है, आयान ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज मजबूत थी। यह सुनकर लड़के ने अपनी भौहें उठाईं। जाहिर तौर पर आयान की मनाही पर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, 1 करोड़। हिस। ये आश्चर्यजनक नंबर सुनने के बाद इवेंट प्लेस पर मौजूद सभी लोगों ने सांस ली और उनके दिलों में एक तूफान उमड़ पड़ा, अविश्वसनीय आंखों से लोहे के ब्लॉक को देखते हुए। और टेढ़े मुंह वाले बॉस के चेहरे पर इस समय रोने से भी ज्यादा बदसूरत भाव है और उसकी आंखें पछतावे से नीली पड़ गई हैं। अगर उसने अभी अभी लोहे का यह टुकड़ा आयान को बेचा नहीं होता तो यह रुपए अब उसके होते। बेशक, शायद जब लड़के ने 1 लाख की ऑफर दिया तब तक तो उसने इसे पहले ही कम कीमत पर बेच दिया था। इस समय लड़के के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसकी राय में आयान यंग लग रहा था और वह अभी भी एक स्टूडेंट था, और 1 मिलियन करोड़ उसके लिए एक अनोखा मूल्य था। कौन जानता है कि अगले पल आयान ने अधीरता से कहा, क्या आप लोग इतिहास को समझते हैं? यदि आप इसे नहीं बेचते हैं, मैं इसे उस कीमत पर नहीं बेचूंगा जितनी आप भुगतान करते हैं। यदि यह 1 महीने पहले होता तो 1 करोड़ सच में आयान के लिए बहुत बड़ी रकम होता, लेकिन अब उसके पास 230 करोड़ की कुल प्रॉपर्टी है। 3 ग्लास के नीलमणि पेंडेंट जो उसने अभी खरीदे हैं, उनकी कीमत लगभग 5 करोड़ है। इसे में 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है, ये उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर सकता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि यह स्याही जैसा काला लोहे के ब्लॉक के एक खास खजाना होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। न केवल महान अमर आत्मा विदुरदेव को इतनी परवाह थी, बल्कि मध्यम आयु वर्ग के तपस्वी कंपास पर हाथों की अजीब हरकतें भी इसे दिखा रही थीं कि यह बहुत खास है। इसलिए आयान इसे कैसे बेच सकता था और अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता है। हालांकि दूसरी तरफ आयान की बातें सुनने के बाद लड़के के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब गई। उसकी पतली आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक ठंडी चमक खिल गई। उसने सीधे आयान को घूरते हुए बोला, लड़के, मैं वरुण शेखावत हूं। जो चाहता हूं उसे पाने में कभी असफल नहीं हुआ। बहुत लालची मत बनो। वरुण शेखावत के विचार में आयान जाहिर तौर से दिखावा करने का ड्रामा कर रहा था, जैसे उसे कुछ खरीदना ही नहीं हो, बस कीमत पूछने रहा हो। हालांकि आयान ने उसके साथ अपना समय बर्बाद करने का कष्ट नहीं उठाया। काले लोहे के ब्लॉक को उठाने के लिए नीचे झुका। यह लोहे का ब्लॉक आकार में बड़ा नहीं था, लेकिन बेहद भारी था, कम से कम 100 किलोग्राम, जो यह साबित करने के लिए काफी था
कि इसका आयतन बहुत बड़ा है। यदि यह एक नॉर्मल लड़का है तो इसे अकेले ले जाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब आयान ने आसानी से लोहे का ब्लॉक उठाया और यहां से जाने के लिए तैयार हो गया। यह महसूस करने के बाद कि उसे अनदेखा किया जा रहा है, वरुण के चेहरे पर दुश्मनी का भाव झलक उठा और वह आयान के सामने खड़ा हो गया, जबकि सख्ती से कहा, लड़के, तुम पूछना नहीं चाहते। हमारे रॉयल फैमिली को जो चीजें पसंद हैं, पूरा राज्य में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह हमारी पसंद पर नजर डाले। अगर तुम्हें पता है तो जल्दी से इसे नीचे रख दो। हाँ, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या मैं कोई मामूली लड़का हूं? आयान ने तिरस्कार के साथ कहा। हालांकि अगले ही पल एक राहगीर ने कहा, हे भगवान, रॉयल फैमिली यह शहर के 4 मेन और बड़े फैमिली में से एक है। यह सैकड़ों वर्षों से विरासत में मिला है और इसका पूरे सहाय बहुत बड़ा असर है। क्या यह पॉसिबल है? क्या वह रॉयल फैमिली का यंग मास्टर है? अरे, वह लड़का जिसे रॉयल फैमिली भी पसंद करता है। ऐसा लगता है कि आयान ने इस बार सच में मौका खो दिया है और उसने भाग्य बनाने का मौका खो दिया है। इस समय किसी ने दयापूर्वक आयान को समझाया, छोटे भाई, आपको यह लोहे का टुकड़ा मास्टर वरुण को बेच देना चाहिए। वे रॉयल फैमिली को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। सभी के जल्दबाजी भरे शब्दों को सुनकर वरुण ऊपर से शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार का रंग ज्यादा तेज था और वह अपना सिर आसमान की ओर उठाने का इंतजार नहीं कर सकता था। आयान मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति डूब गई। उसने अपने आसपास के कई नेक दिल लोगों से पूछा, इस रॉयल फैमिली की क्या खासियत है? अगले कुछ मिनटों में सबकी बातें सुनकर आयान समझ सकता था कि शहर के 4 मेन फैमिली शहर के टॉप 4 परिवारों के बारे में बताती हैं। वे हैं राजपूत फैमिली, कुशवाहा फैमिली, रॉयल फैमिली और सिंघानिया फैमिली। इन 4 बड़े परिवारों का एक लंबा इतिहास है और सैकड़ों वर्षों से इनका उत्तराधिकार चला आ रहा है। वे बहुत ऊपर हैं और उन्हें शहर का बड़ा नाम कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए ओबरॉय फैमिली, जिसमें रिया का संबंध था, लखनऊ शहर में एक टॉप फैमिली माना जाता था। लेकिन लखनऊ के बाद ओबरॉय फैमिली का नाम इतना जोरदार नहीं था। बड़े शहर के दायरे में ओबरॉय फैमिली सबसे अच्छे से मध्यम से ऊपरी शक्ति है, जो 4 मेन फैमिली के बराबर नहीं है। यह ठीक राजपूत फैमिली की तरह, जिसे पिछले राजवंश में इंडिया में नंबर 1 प्रतिष्ठित परिवार के रूप में जाना जाता था। इसमें 3 स्वामी, 5 बड़ी पुस्तकों की 6 पुस्तकें हैं और यह बेहद प्रमुख है। रॉयल फैमिली और कुशवाहा फैमिली ने और राजपूत फैमिली ने भी कई फेमस नेशनल हस्तियों को जन्म दिया। रॉयल फैमिली के बारे में अफवाह है कि इसके पूर्वज रघुपति शेखावत थे, जो उस समय दुनिया में अमीर थे और उनके पास दुनिया भर में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। हालांकि समय के बदलाव के साथ कई कारणों से शेन फैमिली का नाम बदलकर रॉयल कर दिया गया। आज हालांकि रॉयल फैमिली रघुपति शेखावत की तरह इंडिया में सबसे अमीर आदमी नहीं बन पाया है, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी उभरती है तो यह जरूर से एक खगोलीय आंकड़ा होगा और यह हर मिनट धन सूची में दर्ज होगा। वहां मौजूद सभी लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वरुण शेखावत रॉयल्स के फैमिली के वंशज इस पुराने दुनिया में दिखाई देंगे और वे इस लोहे के टुकड़े से भी अट्रैक्ट हुए। हालांकि दूसरे पक्ष की पहचान जानने के बाद आयान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और हल्के से कहा, रॉयल फैमिली, मेरे साथ क्या है? मैंने यह लोहे का टुकड़ा खरीदा है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। क्या आप इतने लोगों के सामने इसे बर्बाद करने की हिम्मत करते हैं? आयान का आवाज उदासीन था, जैसे कि उसने वरुण शेखावत को अपने सामने रखा ही नहीं था। यह कहने के बाद उसने लोहे का ब्लॉक पकड़ लिया और एक कदम आगे बढ़कर बाहर की ओर चला गया। यह दृश्य देखकर वरुण का चेहरा पीला पड़ गया और अचानक गुस्से से चिल्लाया, रुको! किसने कहा कि यह तुम्हारा है? वरुण शेखावत की डांट सुनकर आयान रुक गया और अपना सिर घुमाकर ठंडे आवाज में बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पैसे से यह लोहे का टुकड़ा खरीदा है, ये मेरा क्यों नहीं है? बेटा, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है। मात्र 500 रुपये में तुम इस लोहे को अपना बनाना चाहते हो। मैं लगभग तुम्हारे साथ ही आया था। व्यापार करने के नियमों के अनुसार जिसकी कीमत ज्यादा होगी उसे यह मिलेगा।
वरुण शेखावत ने दुकान के बॉस को देखते हुए कहा, बॉस, क्या आप मेरे यह करोड़ रुपए चाहते हैं या गरीब लड़के के 500? बेशक, ये तुम्हारा 1 करोड़। वरुण शेखावत। बेकार मुंह वाला बॉस पहले तो पछताया, लेकिन अब उसने सुना कि चीजें बदल रही हैं। वह बहुत खुश हुआ और खुलकर मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे का दाहिना आधा हिस्सा जो लकवाग्रस्त और कठोर था, एक बार जब वह हंसा तो वह थोड़ा रिश्ता हुआ लगा। यह सुनकर आयान अपने टेढ़े मुंह वाले बॉस को देखते हुए भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका और हर शब्द बोला, बॉस, व्यापार में सबसे जरूरी काम है क्रेडिट के योग्य होना। अभी अभी आपने मेरा पैसा लिया है और आपने इस लोहे के टुकड़े को भी स्वीकार किया है। यह मेरा है। आप इतना पश्चाताप कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या यह 500 रुपये नहीं है? मैं अभी आपको वापस कर दूंगा। जैसा कि उसने कहा, टेढ़े मुंह वाले बॉस ने अचानक अपनी जेब से 500 रुपये के नोट निकाले और उन्हें आयान के पैरों में फेंक दिया। बाद में उसने आयान के हाथ में लोहे के ब्लॉक को देखा और लालच से कहा, ठीक है, अब पैसे आपको वापस कर दिए गए हैं। या तो आप लोहे को वापस कर देंगे या आप 1,10,000 भी चुकाएंगे। आयान का चेहरा शब्दों को सुनकर उदास हो गया। उसे नहीं पता था कि कैसे इस टेढ़े मुंह वाले बॉस ने पश्चाताप करने की ठान ली थी और उसके पास जरा भी दया नहीं था। इस समय बगल में स्टॉल पर बैठे मालिक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और गुस्से से भर गए। दुकानदार भाई, तुम यह काम बहुत बुरा कर रहे हो। एक हाथ से पैसे दे रहे हो और दूसरे हाथ से सामान दे रहे हो। यह लोहे का टुकड़ा साहतौर से भाई का है और इसमें तुम्हारा आधा पैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं। तुम लोहे को नहीं पहचान सकते और छोटे भाई की नजर इतनी अच्छी है। तुम्हारे पास वापस जाने का कोई कारण कैसे हो सकता है? यह सही है, लोगों ने तुम्हारे बूथ पर जो नकली सामान खरीदा है, क्या यह पॉसिबल है कि मैं तुमसे पैसे वापस मांग सकूं? हाँ दुकानदार, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मुंह और आंखें ही नहीं बल्कि हड्डियां भी टेढ़ी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हें नीची नजर से देखती है। आखिरी वाक्य एक तीखी तलवार की तरह मालिक के दिल में चुभ गया। उसका चेहरा बेहद उदास था और उसने अपने दांत पीसकर भीड़ पर चिल्लाया, तुम जानते ही क्या हो बकवास है। इन 10 लाख के साथ मैं दिल्ली जा सकता हूं, आह नहीं, विदेश जाकर अपना चेहरा ठीक करवा सकता हूं। फिर मेरी बेटी मुझसे नफरत नहीं करेगी। 1 साल पहले उसे चेहरे का पक्षाघात हुआ था। हालांकि प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, फिर भी उसके मुंह और आंखों के टेढ़ेपन की समस्या बनी हुई थी। उसकी बेटी अभी अभी किंडरगार्टन गई थी और एक बार वसंत की सैर करने जाने के लिए कहा। उसने से माता पिता को साथ जाने के लिए कहा और वह मान गए। उसके मुंह में बंदर जैसा गाल था, साथ ही उसका आधा चेहरा टेढ़ा था। जब दूसरे बच्चे उसे देखते थे तो वे सब छिप जाते थे, इस डर से कि वह राक्षस है। उसे शुरू में परवाह नहीं थी, इसलिए वह अपनी बेटी को पूरे दिन खेलने के लिए ले जाता था। अप्रत्याशित रूप से अगले हफ्ते जब उसकी बेटी हर दिन किंडरगार्टन से वापस आती थी तो वह उदास दिखती थी और दूसरों से बात करने को तैयार नहीं होती थी। बॉस को यह समझने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पता चला कि वसंत रथु में बाहर जाने के बाद ही किंडरगार्टन के दूसरे बच्चों ने उसका लकवा वाला चेहरा देखा और उसकी बेटी को भी बाहर निकाल दिया। न सिर्फ वह उसके साथ खेलती नहीं थी, बल्कि यह भी कहती थी कि वह एक राक्षस की बेटी है और कहती थी कि जब वह बड़ी होगी तो वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। बच्चे समझदार नहीं होते, लेकिन ऐसे लापरवाह शब्द लोगों के दिलों को और भी ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। बॉस ने किंडरगार्टन टीचर को यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका असर बहुत कम हुआ। बाद में यहाँ तक कि उसकी बेटी भी उससे नफरत करने लगी और खुद को शर्मिंदा होने के डर से उसे किंडरगार्टन में ले जाने से मना कर दिया। हताशा में भले ही वह अपनी बेटी का पक्ष वापस पाना चाहता था, टेढ़ी मेढ़ी मुंह वाले बॉस को टेढ़ी मेढ़ी मुंह की समस्या का इलाज करना पड़ा। हालांकि वह लखनऊ शहर के कई अस्पतालों में गया, बहुत से स्पेशलिस्ट से आउट पेशेंट क्लिनिकों का दौरा किया और सैकड़ों हजारों महासागरों की यात्रा की, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। स्पेशलिस्ट ने उसे बताया कि यह चेहरे की तंत्रिका परिगलन है
और यहां तक कि अगर वह बड़े शहर का दौरा करता है तो भी ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। समय के साथ इस प्राचीन गली में हर कोई धीरे धीरे उसका असली नाम भूल गया और इसके बजाय उसे लकवे वाले चेहरे के रूप में संदर्भित किया। अब जब उसकी उदासी को छेड़ा गया है तो वह और भी ज्यादा गुस्सा है, यह सोचकर कि अगर उसके पास 1 करोड़ है तो वह अपने चेहरे का इलाज कराने के लिए विदेश जा सकता है। भले ही यह ठीक न हो, कम से कम उम्मीद तो है। कौन जानता है कि अब क्षेत्र में जनता की राय आयान के पक्ष में गिर गई, मौखिक रूप से उसकी बुराई की गई। इस समय आयान, जिसे सभी का समर्थन प्राप्त है, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान खींची हुई थी जो वरुण को देख रही थी। यंग मास्टर वरुण, है ना? क्या आपको लगता है कि कुछ बदबूदार पैसों के साथ तुम काले और सफेद हो सकते हो और कुछ बुरा कर सकते हो? देखो, लोगों की आंखों के कोने तेज हैं। हाँ हाँ। यह सुनकर वरुण ने तिरस्कार पूर्वक ठहाका लगाया, फिर अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और मजाकिया लहजे में कहा, लड़के, तुम अभी भी बहुत छोटे हो, इस समाज को नहीं समझते हो और लोगों के दिलों को नहीं समझते हो। अपने अचेत हरे बालों से निपटना जो बड़े नहीं होते हैं, चींटी को कुचलने जितना आसान है। जैसे ही आवाज गिरी, वरुण ने पलटकर अपने आसपास के लोगों को देखा और गहरी आवाज में कहा, कौन साबित कर सकता है कि यह लोहे का टुकड़ा अभी तक बेचा नहीं गया है, इस लकवे वाले मुंह जैसा मालिक का है? आप मौके पर 5,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं और मैं इसका सीधे उपयोग करूंगा, मोबाइल ट्रांसफर। जैसे ही यह बयान दिया गया, आसपास के कई लोगों की आंखें चमक उठीं और वे काफी भावुक हो गए। आप जानते हैं, साधारण कामकाजी वर्ग के दुकानदारों के लिए 5,000 रुपये आधे महीने के सैलरी के बराबर है। वरुण का नजरिया सरल और असभ्य है। यहाँ पुराने सड़क पर घूमने आने वाले सभी लोग तानाशाह नहीं हैं, बल्कि नॉर्मल लोग हैं जो मौज मस्ती में शामिल होते हैं। अब जब तक वे अपनी इच्छा से गवाही देते हैं, उन्हें 5,000 रुपये मिल सकते हैं, जो आसमान में गिरने के बराबर है। मैं इसे साबित कर सकता हूं। इस बच्चे ने अभी तक उस बच्चे को नहीं बेचा है। मैं भी इसे साबित कर सकता हूं। एक पल के लिए आसपास के सभी लोग जल्दी जल्दी बोले। वरुण शेखावत के पास पहुंचने और ट्रांसफर की मांग करने के लिए हाथापाई करने लगे। वरुण शेखावत भी उदार था। उसने अपने मोबाइल फोन से सभी को 5,000 रुपये भेज किए। हालांकि साधारण खाते में दैनिक ट्रांसफर राशि की एक सीमा होती है, वरुण शेखावत के रूप में उसके पास अनलिमिटेड स्पेशल अकाउंट है। हालांकि कुछ ही मिनटों में 2/3 राहगीरों ने वरुण शेखावत से लाभ उठाया था। जैसा कि कहावत है, आप लोगों की बातों को धीरे से और ध्यान से सुन सकते हैं और लोगों के हाथों को धीरे से पकड़ सकते हैं। पहले वे सभी बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी बंदूकें घुमा लीं और वरुण शेखावत की तरफ खड़े हो गए। यह दृश्य देखकर आयान का दिल कांप उठा। मन ही मन कह रहा था कि उसने अभी भी सभी की नैतिकता को ज्यादा आंका है। कुछ कीमती चीजें जैसे कि स्वतंत्रता, गरिमा, नैतिकता और ईमानदारी निश्चित रूप से वे चीजें नहीं हैं जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन उन्हें पैसे के लिए बेचा जा सकता है। कुछ लोगों के लिए 5,000 रुपये तो छोड़िए, शायद 1,000 या 500 भी उनकी निचली रेखा को तोड़ने के लिए काफी है। बचे हुए 1/3 राहगीरों में से ज्यादातर कुछ हद तक पहचाने जा सकते हैं। 5,000 रुपये के लिए अपनी गरिमा बेचने से कतराते हैं। लेकिन वरुण शेखावत अभी भी एक बूढ़े की तरह दिख रहा था। उसकी तीखी नजर उनके चेहरों पर घूम गई और उसने ठंडे आवाज में कहा, हर कोई, मैं वरुण शेखावत आज इस बच्चे को पसंद करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक चेहरा बेचो और अभी चले जाओ, नहीं तो इस बच्चे के दूसरी तरफ कौन खड़ा होने की हिम्मत करेगा? ये मेरे रॉयल फैमिली के खिलाफ होगा। जब उसने आखिरी वाक्य कहा तो वरुण का लहजा ठोस धमकियों से भरा था, जिसने लोगों को भयभीत कर दिया। शेष 1/3 राहगीरों ने, भले ही उन्होंने पहले आयान का समर्थन किया हो, लेकिन इस समय वे झिझक रहे थे। एक तरफ पानी से मिलने वाले अजनबी हैं आइज रेनिया, दूसरी तरफ 4 फेमस फैमिली में से एक रॉयल फैमिली का वंशज है। दोनों में से कौन ज्यादा जरूरी है और आपको कैसे चुनना चाहिए? कोई भी शायद दूसरा रास्ता नहीं चुनेगा। अगले ही पल उन्होंने आयान पर एक क्षमा प्रार्थी नजर डाली और फिर पीछे देखे बिना चले गए।
थोड़ी देर बाद मैदान के बाकी सभी राहगीर थे जिन्हें वरुण ने पैसे से खरीदा था, वे बुरी नजर की आंखों से आयान को घूर रहे थे। इस समय वरुण ने आयान के कदम से कदम मिलाया। उसका सिर ऊंचा था, उसका चेहरा मजाक से भरा था, उसका अहंकार बेहद अभिमानी था और उसके मुंह के कोनों में विजेता जैसी मुस्कान थी। मजाक में कहा, "हु बच्चे, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि लोगों की आंखें तेज हैं? अब हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम जो चाहो कर सकते हो।" वरुण की बेलगाम हंसी पुरानी गली में गूंज उठी। उसे लोगों को मारने के लिए पैसे लेने का आनंद पसंद है। अगर यह एक टीवी सीरियल में होता तो ऐसा खलनायक शायद 3 एपिसोड तक जीवित नहीं रहता। यह अफसोस की बात है कि सच बिकता है। रॉयल फैमिली के यंग मास्टर के रूप में वरुण शेखावत के पास अरबों की संपत्ति है और वह दुनिया के अधिकांश लोगों की तुलना में बेहतर जीवन जी रहा है। इस दुनिया में पैसा बुराई को आगे बढ़ा सकता है। अब उसने केवल कुछ 100,000 खर्च किए हैं ताकि सभी पब्लिक की राय उसके पक्ष में हो। उनकी राय में आयान सिर्फ एक गरीब लड़का है, वह उससे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता है? सच में वरुण शेखावत के रूप में उसने कभी कोई ऐसा खजाना नहीं देखा था, लेकिन उसके सामने खजाने ने सच में उसका दिल जीत लिया। 1 महीने पहले लखनऊ शहर के दिव्यानंद गुरु आए थे, जिन्होंने बहुत जबरदस्त शक्तियां दिखाया और उन्हें लखनऊ के 4 बड़े फैमिलीज ने उन्हें इज्जत के साथ उन्हें मेहमान के रूप में माना था। गुरु का यहाँ एक ही उद्देश्य है और वह है सभी प्रकार के खजाने इकट्ठा करना। यदि कोई घर खजाना दे सकता है तो गुरु एक शर्त पर मदद करने के लिए राजी हो सकते हैं। आधे महीने पहले सोमपुर में एक कुशवाहा फैमिली को 10,000 साल पुराने ठंडे दिल का लोहे का टुकड़ा मिला और उसे उन्होंने गुरु को समर्पित कर दिया। मूल रूप से सोमपुर में उस कुशवाहा फैमिली का मुखिया लगभग 90 साल का था। वह एक मरणासन्न बूढ़ा आदमी था। उसका आधा पैर पहले ही मौत के दरवाजे में जा चुका था, लेकिन गुरु ने अपनी ही ताकत का इस्तेमाल किया और अपना जीवन बचा लिया। एक रात के बाद कुशवाहा फैमिली का मुखिया वसंत में एक मरे हुए पेड़ की तरह हो गया और एक पुराने पेड़ में नए अंकुर फूट पड़े। वह ऐसा दिखता है जैसे वह 20 या 30 साल छोटा हो गया हो और ऊर्जा से भरा हो। 17 या 18 साल और जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ समय के लिए अन्य 3 परिवारों के सभी बचे प्राकृतिक खजाने की खोज में बेतहाशा जलन करते रहे। हालांकि सांसारिक चीजें उस गुरु की धर्म आंखों में बिल्कुल नहीं आ सकती। केवल कीमती खजाने जिनमें सच में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, गुरु द्वारा पसंद किए जा सकते हैं। वरुण शेखावत विशेष रूप से हिम पर्वत पर पहुंचे और तपस्वी भैरव को अपने साथ आमंत्रित किया। यह है हिम पर्वत इंडिया में रहस्य के दक्षिणी संप्रदाय का पैतृक घर है। कई महान लोगों और रहस्यमयी शक्ति वाले गुरुओं ने यह अपनी साधना की और यह तपस्वी भैरव समकालीन 9 पवित्र चींटियों के गुरु है, जिसकी खास स्थिति है, लेकिन वरुण ने उसे पहाड़ से बाहर निकालने के लिए आसमान को छूती हुई कीमत चुकाई। बेशक सबसे जरूरी चीज उसके हाथ में कंपास है। यह अफवाह है कि असली में तपस्वी भैरव उन दिनों में भाग्य बताने और जमीन के संकेत देखने का काम करता था, इसलिए वह रहस्यमय और असाधारण इंसान है। हालांकि आज तक ज्यादातर रहस्य खो गया है, लेकिन इस कंपास में दूसरे जादुई तरीके हैं जो 1 किलोमीटर के भीतर आवाज और पृथ्वी के खजाने को महसूस कर सकते हैं। अभी वरुण और तपस्वी भैरव इस प्राचीन गली में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कंपास में कोई भावना होगी और दोनों प्रतिभाएं यहां तक पहुंच गईं। दूसरी तरफ आयान ने वरुण के गुस्से वाले अंदाज को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। अब वह सच में बहुत ही कमजोर और दबाव में था। कंपास पकड़े हुए तपस्वी भैरव की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भले ही आयान उसे हरा भी दे, लेकिन बीच सड़क पर किसी को हराना नामुमकिन है। और वरुण कोई विनय जैसा नकली अमीर लड़का नहीं है जिसके पास बस आधा अधूरा ज्ञान हो। वो तो रॉयल फैमिली की असली ताकत लेकर चलता है। अगर वो लोग वाकई में आयान को निशाना बनाना चाहें तो अभी के अभी आयान के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी समय आयान के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, महान अमर आत्मा विदुरदेव की। आयान,
इस देवता के पास इस हालत से बाहर निकलने का एक तरीका है जो सब कुछ सुलझा सकता है। ध्यान से सुनो। थोड़ी देर बाद जब आयान ने सुना कि विदुरदेव ने क्या कहा तो उसका चेहरा शक से भर गया। उसने खुद से कहा, महान अमर आत्मा विदुरदेव, क्या आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मजाक? मैं देवता हूं, क्या मैं किसी को बेवकूफ बना सकता हूं? जल्दी से इस परेशानी को खत्म कर और घर जा। तेरे हाथ में जो है वो एक अनमोल खजाना है। विदुरदेव की बात इतनी पक्की थी कि आयान को कोई शक नहीं रहा। उसने धीरे से लोहे का टुकड़ा जमीन पर रख दिया। ये देखकर वरुण को लगा कि आयान डर गया है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। बॉस, जो टेढ़े मुंह वाला था, 2 कदमों में 3 कदम चलता हुआ आगे बढ़ा और लोहे को उठाने ही वाला था। तभी आयान ने उसे रोका और गंभीर होकर कहा, बॉस, क्या आप सच में चाहते हैं कि आपका टेढ़ा मुंह और टेढ़ी आंखें ठीक हो जाएं और आप फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाएं? हाँ, क्यों नहीं? बॉस ने कहा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? हाँ, अगर मैं कहूं कि मैं अभी आपकी जिद्दी बीमारी ठीक कर सकता हूं, आयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या? आयान की बात सुनकर बॉस की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने बिना सोचे बोले, अरे लड़के, तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? मैं पिछले 1 साल से लखनऊ के सबसे बड़े डॉक्टरों के पास जा रहा हूं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और तुम जैसे छोटे बच्चे, तुम्हें क्या पता बीमारी क्या होती है? दूसरी ओर वरुण ने भी आयान को देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, हे, बेचारा लड़का अब क्या दीवार पर चढ़कर कूदने की तैयारी कर रहा है? इतनी फालतू बातें कर रहा है, ये तो हद ही हो गई। ये भी क्यों नहीं कह देता कि तू खुद बेवकूफ है या फिर पागलों का दूसरा जन्म है? लेकिन आयान ने वरुण की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा उसने अपने कान पर एक हल्का थप्पड़ मारा और इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ, ये कौन सा जंगली कुत्ता है जो मेरे कान में भौंक रहा है? बदतमीज लड़के, तू मरने की तैयारी कर रहा है क्या? ये सुनकर वरुण गुस्से से भर गया। उसके सुंदर चेहरे की शक्लें बिगड़ गईं। चेहरा सख्त हो गया, मुट्ठियां भींच लीं, जैसे अब वह फाइट करने वाला हो। लेकिन तभी तपस्वी भैरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और समझाया, यंग मास्टर वरुण, आप तो बहुत ऊंचे खानदान से हैं। ऐसे गरीब लड़के से उलझकर अपना रुतबा क्यों गिरा रहे हैं? अगर इससे कुछ गड़बड़ हो गई तो ये आपके लायक नहीं होगा। तपस्वी भैरव की बात सुनकर वरुण ने धीरे से अपनी मुट्ठी ढीली की और गुस्से को थोड़ा पीछे किया। लेकिन आयान की आंखों में अब भी गुस्से की चमक थी। वह कुछ सोच रहा था, लेकिन क्या, ये कोई नहीं जानता। अचानक आयान ने गंभीर चेहरे के साथ बॉस को देखा और कहा, बॉस, अगर मैं आपकी जिद्दी बीमारी को मौके पर ही ठीक कर सकता हूं, तो क्या आप स्वीकार कर सकते हैं कि यह लोहे का टुकड़ा पहले से ही मेरा है? इन शब्दों को सुनकर बॉस एक पल के लिए झिझका। हालांकि वह जानता था कि बहुत कम उम्मीद है, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। आखिरकार उसकी प्रेजेंट में सबसे बड़ी इच्छा यह उम्मीद करना है कि वह सामान्य हो सके, एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सके और अपनी बेटी का पक्ष फिर से हासिल कर सके। भले ही उसने लोहा बेच दिया हो और वरुण शेखावत से 1 मिलियन कमाए हों, फिर भी उसे इलाज के लिए विदेश जाने के लिए उस पैसे से जाना था। और अगर वह विदेश चला भी गया तो वह ठीक नहीं हो पाएगा। अगर आयान सच में उसे अब ठीक कर सकता है तो उसे क्यों हार माननी चाहिए? यह सोचकर दुकान के बॉस ने आयान से कहा, छोटे भाई, मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूं। अगर तुम मुझे मौके पर ही ठीक कर सकते हो तो यह लोहे का टुकड़ा तुम्हारा है। बॉस को अचानक अपना आवाज बदलते देख एक तरफ वरुण शेखावत गुस्से में था, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। आयान ने अभी अभी बदनामी की होगी, जिससे पूरे लखनऊ शहर के मशहूर डॉक्टर असहाय हो गए होंगे। बिना बालों वाले ऐसे बदबूदार लड़के का इलाज कैसे हो सकता है? लेकिन इस समय आयान मुस्कुराया और अपने सामने टेढ़े मुंह वाले बॉस से कहा, यह तय हो गया, अब मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करूंगा। यहां बॉस थोड़ा अजीब है। उसे लगता है कि इस समस्या के इलाज के लिए कम से कम कुछ उपकरण की आवश्यकता है। अगले ही पल ऑडियंस के ध्यान में आयान बॉस के सामने चला गया। फिर अचानक अपना बायां हाथ उठाया और अपने दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा। लोगों के बीच 3 साफ और तेज आवाजें गूंज उठीं। अचानक
क्रुक्ड माउथ के बॉस को पीटा गया और दर्शक मूर्ख थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आयान ऐसा पागलपन वाला कदम उठाएगा। ये लोगों की बीमारियों का इलाज कैसे कर रहा है? मैं साफ तौर से अपना गुस्सा निकालने का बहाना ढूंढना चाहता हूं। बॉस को सदमे से उबरने में 10 सेकंड से अधिक समय लगा। फिर उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और आयान की ओर देखते हुए तेज आवाज में कहा, बदबूदार लड़के, तुमने मुझे पीटने और मारने की हिम्मत की। इसके तुरंत बाद उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और आयान के चेहरे पर पटकने के लिए तैयार हो गया। इस समय अचानक विस्मयकारी आवाज सुनाई दी। हूं दुकानदार, तुम्हारा मुंह और आंखें टेढ़ी क्यों नहीं है? ये पूरी तरह से बेहतर लग रहा है। सच में टेढ़ी नहीं है। क्या मैं अब सही हूं? हे भगवान, क्या हुआ? भीड़ की तेज आवाजें सुनकर दुकान के बॉस ने अवचेतन रूप से अपने चेहरे के दाहिने हिस्से को अपने हाथ से छुआ और फिर वह चौंक गया। उसने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और इसे सेल्फ पोर्ट्रेट मोड पर सेट किया और अपने चेहरे की तस्वीर ली। मुझे नहीं पता कि अगर मैं तस्वीरें नहीं लेता तो मैं एक तस्वीर से चौंक जाता हूं। सेल्फ पोर्ट्रेट मोड में बॉस का चेहरा फोन स्क्रीन पर साफ रूप से दिखाई दिया, लेकिन अब उसने जादुई रूप से पाया कि जिद्दी बीमारी जिसने उसे 1 साल तक सताया था, आयान के कुछ थप्पड़ों के बाद जादुई रूप से ठीक हो गई थी। मुंह अब टेढ़ा नहीं है, आंखें अब तिरछी नहीं है, यहां तक कि उस आदमी को पहले के तीखे मुंह वाले बंदर के गाल की भावना नहीं है, जो आंख को बहुत भाता है। वह थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। उसने लंबे समय तक फोन स्क्रीन की तस्वीरें लीं और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी से रोया और चिल्लाया, हा हा हा, मेरी बीमारी ठीक हो गई है। अब तुम मुझे बॉस नहीं कह सकते। मेरा नाम माधव है। जैसे कि पिछले साल की सारी शिकायतें निकालनी हो, दुकानदार की आवाज लोगों के बीच गूंज उठी। तभी आसपास के दुकानदारों को याद आया कि उसका असली नाम सच में माधव ही था, लेकिन जब से उसके चेहरे को लकवा मार गया था, तब से सब उसे लकवे वाले चेहरे का आदमी कहकर मजाक उड़ाते थे। माधव को इतना खुश देखकर पास खड़े आयान ने हंसी में ताना मारा, हो, अभी बीमारी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई और तू इतना खुश हो रहा है? अभी तो बस कुछ थप्पड़ मारे थे, थोड़ी देर के लिए ही ठीक हुआ है। ये सुनते ही माधव की मुस्कान एकदम गायब हो गई। उसने जल्दी से आयान को गर्म जोश से देखा और बड़े उत्साह से बोला, छोटे भाई, अरे नहीं छोटे प्रतिभाशाली डॉक्टर, प्लीज मुझे फिर से थप्पड़ मारो और तेज, जितना तेज चाहो, मैं तैयार हूं। यह पहली बार था जब आसपास खड़े लोगों ने सस्ते में मार खाने की ऐसी अजीब गुजारिश देखी थी। हालांकि किसी को सही नहीं पता था कि अभी क्या हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि माधव का टेढ़ा मुंह ठीक होने की शुरुआत कर चुका था और ये सब आयान के थप्पड़ों की वजह से ही हुआ था। इस वक्त माधव ने ध्यान से याद किया, अभी जो आयान ने थप्पड़ मारे थे वो ज्यादा जोरदार नहीं थे, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे की नसों में कोई गर्म जोश बह रहा हो, जैसे हाथ से होते हुए कोई जादुई ताकत उसके चेहरे में फैल गई हो और वो मांसपेशियों को आराम दे रही हो, जैसे किसी चमत्कार से। अब माधव बिना किसी मजाक के सीधे आयान की आंखों में देख रहा था और उसमें अब पूरा सम्मान था। हे, तेरी बीमारी को ठीक करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन आयान ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की, फिर एक तीखी नजर डाली वरुण शेखावत की तरफ, जिसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। फिर वो बोला, अब जरा ये बताओ, लोहे का वो टुकड़ा किसका है? छोटे प्रतिभाशाली डॉक्टर, वो तुम्हारा है, बिल्कुल तुम्हारा। अभी वो शेखावत था ना, वो थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा गड़बड़ कर बैठा था, मुझे माफ कर दो प्लीज। इतना कहते ही माधव ने फुर्ती से जमीन से वो 500 रुपये का नोट उठाया जो आयान के पैर के पास पड़ा था, और साथ में वो काला लोहे का टुकड़ा भी, और झुककर उसे आयान को लौटा दिया। ये सब देखकर पास में खड़ा वरुण शेखावत गुस्से से कांप उठा। उसने माधव की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, तू पलट रहा है? क्या तुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए थे? छोड़ो ना, मुझे 1 करोड़ भी मिल जाए तो भी ये बीमारी ठीक नहीं होती। माधव ने गुस्से से कहा, जब तक तुम मुझे यह लोहे का टुकड़ा दोगे, मैं तुम्हें 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ दूंगा। वरुण शेखावत गुस्से से चिल्लाया जैसे कि वह आखिरी कोशिश कर रहा हो। तुम मुझे 10 करोड़ दो,
ये काम नहीं करेगा। माधव का आवाज बहुत कठोर था और फिर उसने वरुण शेखावत पर घृणा से अपना हाथ लहराया, जैसे कि मक्खियों को भगा रहा हो। उसके लिए अब सबसे जरूरी बात उसका चेहरा ठीक करना है और फिर वह एक सामान्य जीवन जी सकता है और उसकी बेटी अब उसे नापसंद नहीं करेगी। ये देखकर कि उसे एक फेरी वाले ने मना कर दिया था जिसने एक स्टॉल लगाया था, वरुण शेखावत गुस्से से कांप उठा। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके सुंदर चेहरे की विशेषताएं आपस में उलझी हुई थीं, बेहद घिनौनी। उनके रॉयल फैमिली के प्रॉपर्टी संसाधनों के साथ इस खजाने को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ की बात तो दूर, 100 करोड़ देना भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन वरुण जानता था कि माधव चाहे कितनी भी ऊंची कीमत क्यों न दे, वह अपना मन नहीं बदल सकता। इस समय आयान फिर से माधव के पास गया, अपना बायां हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारने के लिए तैयार। यह हरकत देखकर माधव को कोई घृणा महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी गर्दन को फैलाया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। अपने चेहरे को आयान के सामने लाकर उसे जोर से और जोर से धक्का देने की इच्छा जताई। यह देखकर आयान अपने दिल में मुस्कुराया, हालांकि वह ऊपर से शांत था। सच में अभी अभी के 3 थप्पड़ों ने माधव के चेहरे के पक्षाघात के परिणामों को पूरी तरह से ठीक कर दिया है और अब यह सिर्फ एक बहाना था जो आयान ने माधव को वादे पूरे न करने के लिए दंडित करने के लिए बनाया था। वरुण शेखावत के पैसे के हमले का सामना करने के बाद आयान पहले से ही मुश्किल में पड़ गया था, लेकिन महान अमर आत्मा विदुरदेव ने अचानक उससे कहा कि माधव के टेढ़े मुंह को ठीक करने का एक तरीका है, यानी थप्पड़ मारने से शरीर की शक्ति उसकी हथेली से फूटकर माधव के क्षतिग्रस्त या यहां तक कि नेक्रोटिक चेहरे की कोशिकाओं में प्रवेश करती है, इसे फिर से जीवंत करने के लिए उत्तेजित करें। हालांकि महान अमर आत्मा विदुरदेव ने कसम खाते हुए कहा। आयान अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार इस जिद्दी बीमारी का इलाज करने के लिए माधव ने पूरे लखनऊ शहर में फेमस डॉक्टरों की खोज की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके अलावा उसने कभी थप्पड़ के इलाज के तरीके के बारे में नहीं सुना या देखा था। लेकिन आयान ने खुद उम्मीद नहीं की थी कि इस एज्योर ड्रैगन की शक्ति इतनी जादुई होगी और इसका असर तुरंत होगा। 3 थप्पड़ माधव को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आयान को यह नहीं पता था कि महान अमर आत्मा विदुरदेव की नज़र में यह 4 आत्माओं भगवान की तकनीक न केवल सबसे नॉर्मल एक्सरसाइज विधि थी, लेकिन यह टॉप साधना विधि थी। अगर यह खबर फैलती है तो शायद इंडिया के आधे से ज्यादा गुरु इसे पाने के लिए आकर्षित होंगे। एक जादुई लकड़ी है और ये जीवन और मौत से जुड़ी सबसे अच्छी इलाज करने वाली तकनीक है। ये रहस्यमय है और बहुत ही अनोखी। दुनिया की सारी लाइलाज बीमारियां भी आयान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मरे हुए को जिंदा करने और मांस और हड्डियों को फिर से जोड़ने के जादुई असर के साथ वो सबसे ऊंचे लेवल तक ताकत पा सकता है। बेशक आयान अभी भी उस मुकाम से बहुत दूर है। फ्लैप पॉप पॉप। कुछ देर तक चेहरे पर थप्पड़ों की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस लालची और स्वार्थी माधव को सबक सिखाने के लिए आयान ने बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई। हालांकि उसने अपनी डेंटियन यानी अंदर की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उसकी इस समय की शारीरिक ताकत माधव के लिए एक बाल्टी शराब पीने जैसी भारी पड़ रही थी। लेकिन माधव को लगा कि आयान खुद का इलाज कर रहा है। चाहे वो जितना भी दर्द में हो, उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान बनी रही और वो बहुत ही मजेदार लग रहा था। पूरे 5-6 मिनट तक थप्पड़ खाने के बाद आयान भी थोड़े थक गए और माधव का दाहिना गाल थोड़ा सूज गया था। इस बार आयान ने आखिरकार थप्पड़ मारना बंद किया, फिर हाथ झटकते हुए खड़ा हो गया जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो और धीरे से बोला, ठीक है, तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है, लेकिन एक बात। लेकिन क्या? माधव ने जल्दी से पूछा। जैसा कि कहते हैं, इंसान का चेहरा उसके दिल में छिपी अच्छाई और बुराई को दिखाता है। एक अच्छा और नेक दिल इंसान भी दिखने में अच्छा और भला लगता है, और एक घटिया और नीच इंसान की शक्ल होती है, टेढ़ी भौहें, चूहे जैसी आंखें और बंदर जैसे नुकीले गाल। अगर तुम अब भी पैसों के पीछे भागते रहे और फ्यूचर में भी लालच करते रहे तो ये टेढ़ा मुंह फिर से हो सकता है। आयान की ये बात सुनकर माधव बिल्कुल हक्का बक्का रह गया।
लेकिन जब से आयान ने अपना जादुई इलाज दिखाया है, माधव के दिल में उसकी इज्जत बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई थी। ये कहना कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं है कि उसकी बात अब किसी राजा के हुक्म से कम नहीं लगती। अगले ही पल माधव ने जल्दी से सिर झुकाया और बोला, छोटे प्रतिभाशाली डॉक्टर, चिंता मत करो, मैं अब वाकई में सुधर जाऊंगा और एक नया इंसान बनूंगा। सब कुछ निपटाने के बाद आयान नीचे झुका और काले लोहे के टुकड़े को उठा लिया। वो जाने ही वाला था। किसे पता था कि कुछ ही कदम दूर वरुण शेखावत ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, उसे रोको। आयान ने ये शब्द सुने और रुक गया। फिर पीछे मुड़कर हंसी में कहा, हाँ यंग मास्टर वरुण, अब क्या चाहिए? तुमने अभी ही तो कहा था कि पैसे से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब लग रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। कम से कम ये अब मेरा हो गया। ओह ठीक है, मैं भूल गया कि यंग मास्टर वरुण ने आज सभी को एक लाभ दिया, हर आदमी पर 5,000 रुपए, जो कई 100,000 होते हैं। आप सच में काफी उदार हैं। अगर मुझे यह पता होता तो मैं अपने सहपाठियों और दोस्तों को एक साथ बुलाता। पैसे ले लो। तुम? आयान की मजाकिया सुनकर वरुण शेखावत गुस्से से कांप उठा। न केवल उसने भी लोहा नहीं खरीदा, बल्कि उसने सैकड़ों हजारों को भी बेकार में पोस्ट कर दिया। हालांकि सैकड़ों हजार उसके लिए उल्लेख करने लायक नहीं है, लेकिन वह इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उपस्थित सभी लोग उसे विजयी मान सकते हैं। अगले ही पल उसने आयान को देखा। एक सियार जैसी ठंडी रोशनी उसकी पतली आंखों में फूट पड़ी और उसने हर शब्द कहा, लड़के, मैं तुम्हें इसे जाने देने का एक आखिरी मौका देता हूं, नहीं तो तुम हमारे रॉयल फैमिली के दुश्मन बन जाओगे। आ हा हा हा। अचानक आयान ने मजाक करते हुए बेलगाम हंसी की बौछार की। यंग मास्टर वरुण, क्या तुम एक रिपीटर हो? तुम सिर्फ इतना ही कह सकते हो और मुझे बस यही पसंद है कि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, और फिर से ऐसा मत करो, मुझे मत खोना। आयान के दबंग शब्दों को सुनकर वरुण की आंखें लाल हो गईं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जैसे कि वह अगले ही पल कोई साहसिक कदम उठाने वाला हो। दूसरी तरफ तपस्वी भैरव भी एक कंपास पकड़े हुए एक मशाल की तरह सीधे आयान को देख रहा था। कुछ समय के लिए वह का माहौल तनावपूर्ण और हो गया, जैसे कि अगले ही पल एक बड़ी लड़ाई होगी। यह दृश्य देखकर राहगीर जो तमाशा देख रहे थे, वो सब इधर उधर बिखर गए। उन्होंने बस 5,000 रुपये बिना किसी कीमत के उठाए और उन्होंने पहले ही बहुत पैसा कमा लिया है और अब वे प्रभावित नहीं होना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद चारों ओर केवल कुछ साहसी लोग थे, लेकिन उन्होंने दसियों मीटर की दूरी पर यहां देखने के लिए अपनी गर्दनें उठाईं। हालांकि इस समय आयान अभी भी शांत दिख रहा था, जैसे कि उसने अपने सामने वरुण और तपस्वी भैरव पर ध्यान नहीं दिया हो। बेटा, जल्दी से अपने हाथ से उस ली के टुकड़े को नीचे रख, नहीं तो मैं तुम्हें इसे ले जाने से रोक दूंगा, वरुण शेखावत ने कठोरता से कहा। पहले से ही उसकी त्वचा को पूरी तरह से फाड़ने की तैयारी कर रहा था। हाँ, यंग मास्टर वरुण, क्या आपके रॉयल फैमिली की शैली बलपूर्वक काम करने की नहीं है? अगर यह फैल गया तो मुझे डर है कि लखनऊ शहर के बड़े परिवार आप पर हंसेंगे, आयान ने ठंडे आवाज में कहा। किसने कहा कि मैं बकवास करना चाहता हूं? अब मैं ऐसी कीमत वसूलूंगा जिसे आप मना नहीं कर सकते, वरुण शेखावत ने कहा। ओह, आयान ने यह सुना। उसके चेहरे पर एक भाव था और उसने उत्सुकता से पूछा, एक ऐसी कीमत जिसे मना नहीं किया जा सकता? यंग मास्टर वरुण, मैं सच में इसका इंतजार कर रहा हूं। इस समय वरुण शेखावत ने अचानक अपनी दाहिनी तर्जनी उठाई और एक शब्द की तुलना आयान से की और इशारा किया। 1 अरब? आयान ने पूछा। टुकड़ा, वरुण ने कहा। अचानक उसके शरीर पर एक सच हत्या का इरादा था और वह आयान की ओर बढ़ गया। 1 रुपए प्लस तुम्हारा जीवन, क्या यह है? क्या मैंने जो कीमत तय की है वह बहुत ईमानदारी से है? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आयान ने अपनी भौहें उठाईं और उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। हा। अचानक वरुण ने बेलगाम हंसी का एक विस्फोट किया। उसकी आंखों में पागलपन की एक चमक उठी। आप इस तरह से समझने के लिए सही हैं। यदि आप ईमानदारी से इसे मुझे सौंपते हैं, आज की बात है, तो मैं मान लूंगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था हाल ही में बहुत सुरक्षित नहीं है।
वेस्ट लेक में एक और जगह है, एक लाश। मुझे डर है कि कोई भी इसकी परवाह नहीं करेगा। रॉयल फैमिली के प्रभाव के साथ लखनऊ शहर को हवा और बारिश के लिए बुलावा माना जा सकता है। वरुण शेखावत रॉयल फैमिली के यंग में हमेशा दबंग रहा है। अतीत में वह लोगों को मारने के लिए सीधे पैसे का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब जब उसका सामना आयान से होता है, जो एक ऐसा गुरु है जो पैसे नहीं कमाता है, तो वरुण ने एक घिनौना चेहरा दिखाया। उनके विचार में आयान जैसे साधारण लोग भी दिन के उजाले में भी रॉयल फैमिली की शक्ति के साथ आसानी से उसके लिए समझौता कर सकते हैं। अचानक तपस्वी भैरव, जो हमेशा चुप रहता था, ने चाल की तरह अपने उदार लबादे से एक महोगनी तलवार निकाली। ब्लेड पर कई पीले तावीज हैं और कई भूत जैसे कुलदेवता सिनेबार में लिखे गए हैं, जो एक प्राचीन वातावरण को प्रकट करते हैं जो लोगों को धड़कता है। इस समय तपस्वी भैरव के शरीर पर चमक भी बदल गई। उसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं, सीधे आयान को घूर रही थीं, जैसे कि उसकी ऊर्जा में बंद हो गई हो। और यहां तक कि आयान की उजागर त्वचा भी तलवार की संगीन की तरह भ्रम महसूस करती थी। और उसकी पीठ भी सीधी है और उसके पैर हमेशा खड़े नहीं होते हैं, लेकिन यह लोगों को जाने के लिए तैयार होने का एहसास दिलाता है, जैसे कि अगले ही पल डोरी से एक तीर बनकर आयान की ओर निकल जाएगा। दूर चला गया। तपस्वी भैरव के बदलाव को महसूस करते हुए वरुण का मुंह थोड़ा ऊपर उठा और एक मुस्कान खिल उठी। वरुण ने खुद भैरव को बुलाने करने के लिए आसमान छूती कीमत चुकाई, और यह बेकार नहीं था। इसके तुरंत बाद वरुण ने मुड़कर आयान को देखा, जैसे कि वह जीतने वाला टिकट पकड़े हुए हो। वरुण के विचार में भले ही आयान की असाधारण नजर थी और वह इस खजाने का मूल्य जानता था, उसे अब इसे उगलना था। हालांकि खजाना अच्छा है, अगर आप इसके लिए अपनी जान दे देते हैं तो यह इसके लायक नहीं है। यह हिसाब कोई भी गिनेगा। लेकिन अगले ही पल अप्रत्याशित रूप से आयान ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी छाती को ऊपर उठाया, अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया, उन्हें आंखों से देखा और कहा, हाँ हाँ वरुण शेखावत, क्या यह तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? यह अफसोस की बात है, मेरा जीवन, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभिमानी! यह सुनकर तपस्वी भैरव जोर से चिल्लाया और हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाने वाला था। इस समय आयान अचानक हिल गया। मैंने उसे धीरे धीरे अपना दाहिना पैर उठाते हुए देखा और उसके शरीर पर अचानक एक दबंग चमक दिखाई दी और सफेद बाघ की शक्ति बाहर निकल आई, जैसे कि दुनिया भर में एक बाघ की दहाड़ गूंज रही हो। इस समय उसके सामने खड़े तपस्वी भैरव का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों के कोनों की मांसपेशियां फड़क उठीं और उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय भाव चमक उठा। तपस्वी भैरव की आंखों में आयान आसमान को निगलने वाला एक सफेद बाघ लग रहा था, जो दुनिया में अजेय था। अच्छा नहीं, अचानक तपस्वी भैरव के पूरे शरीर में संकट की अभूतपूर्व भावना छा गई और उसे मौत का खतरा भी महसूस हुआ। उसका खून जम गया था और यहां तक कि उसकी सांस भी घुट रही थी। वह बस वरुण शेखावत के साथ पीछे हटना चाहता था, अस्थायी रूप से उसकी तीखी धार से बचते हुए। लेकिन आखिरकार एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया तेज थी, आयान की हरकतें तेज थीं। बूम! आयान का दाहिना पैर अचानक जमीन पर पटक गया, मानो माउंट पर्वत की ऊंचाई पर दबाव डाल रहा हो। बूम! सीमेंट द्वारा डाली गई कठोर जमीन तुरंत दरक गई और आसपास के पहाड़ हिल गए। एक कदम की शक्ति एक राजा की तरह असली है। कुछ समय के लिए फटी हुई जमीन पूरी तरह से आगे की ओर लुढ़क गई, मानो एक लंबे ड्रैगन में बदल गई हो, मजबूत और फिर भयंकर। दुनिया की हर चीज को कुचलने का सर्वोच्च साहस आगे तपस्वी भैरव और वरुण की दिशा में विस्फोट करते हुए। यह दृश्य देखकर दसियों मीटर दूर से गुजरने वाले राहगीरों ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली और वे इतने चौंक गए कि उन्हें जोड़ा नहीं जा सका। एक पैर ने जमीन को चीर दिया, जैसे कि भगवान। फिल्मों की ऐसी विशेष प्रभाव वाली तस्वीरों ने उन पर अभूतपूर्व दृश्य प्रभाव डाला है। लेकिन सबसे पहले वार झेलने वाले तपस्वी भैरव को पता था कि कोई रास्ता नहीं है और हताशा में उसे अपने हाथ में मौजूद पुश्तैनी जादू की लकड़ी की तलवार को जमीन पर पटकना पड़ा। इस समय टूटे हुए पत्थरों से बना लंबा ड्रैगन उसके सामने था और जादुई लकड़ी की तलवार से टकरा गया।
जादुई लकड़ी की तलवार पर लगा पीला तावीज इस समय एक चमकदार चमक के साथ खिल उठा और तावीज पर भूत के प्रतीक तुरंत घूमने लगे, मानो बाहर उड़ने वाले हों। हालांकि आयान के हमले की शक्ति तपस्वी भैरव की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उसने तलवार की मूठ को दबाया, लेकिन तलवार अभी भी कांप रही थी, मानो वह अगले पल का विरोध करने में असमर्थ होगी। यंग मास्टर वरुण, भागो, जितना हो सके भागो। तपस्वी भैरव ने अपना सिर घुमाया और वरुण पर चिल्लाया, जो डर गया था। तभी वरुण को होश आया। उसने अपने पूरे शरीर पर एक हिंसक आत्मा को मारा और भाग गया। दसियों मीटर तक भागने के बाद जादुई लकड़ी की तलवार पर लगा पीला ताबीज फट गया। अब पहले जैसी सुनहरी रोशनी नहीं चमक रही थी, बल्कि धीमी पड़ गई थी। अगले ही पल तलवार आखिरकार इस भयानक प्रहार की शक्ति का सामना नहीं कर सकी और बीच से टूट गई। जब तपस्वी भैरव ने यह देखा तो उसका दिल खून से लथपथ हो गया। तुम्हें पता है, यह जादुई लकड़ी की तलवार उनकी वंशावली है, उनके पूर्वजों से मिली एक कीमती कलाकृति है और इसका मूल्य खजाने की खोज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंपास से कम नहीं है। लेकिन अब अंतिम उपाय के रूप में भैरव केवल अपने दिल में दुख को सहन कर सकता था और एक आलसी गधा लुढ़क कर शर्मिंदा होकर एक तरफ भाग गया। उसके बाद मलबे से बना लंबा ड्रैगन आखिरकार रुकने से पहले 10 मीटर से अधिक आगे फैल गया। जब धूल जम गई तो मैदान में सन्नाटा छा गया और सुई चुपचाप गिर गई। सबकी नजरें आयान पर टिकी थीं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना भयानक होगा। इस समय यह गली तोप से गिरी हुई लग रही थी। क्या लोगों के पास इतनी शक्ति हो सकती है? इस समय आयान ने दूर से वरुण शेखावत पर नजर डाली। वरुण शेखावत को बस ऐसा लगा जैसे कोई भयानक जानवर उसे घूर रहा हो और वह हिल नहीं पा रहा था। उसने अभी अभी आयान को जो धमकी दी थी उसके बारे में सोचकर वह थोड़ी देर के लिए डर गया, इस डर से कि कहीं आयान गुस्से में कुछ पागलपन न कर दे। आयान कदम दर कदम वरुण शेखावत के पास गया, उसे दयालुता से देखा और ठंडे आवाज में कहा, यंग मास्टर वरुण, आप बस इस लोहे को खरीदने के लिए 1 रुपए का इस्तेमाल करना चाहते थे। अब आप बात कर रहे हैं, आपकी जिंदगी की कीमत कितनी है? आयान के चेहरे को देखते हुए जो पास में था, वरुण शेखावत को कोई भयानक राक्षस दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और डर से कांप रहा था। अब उसे इसका बहुत पछतावा हुआ। मैंने शुरू में सोचा था कि उसके साथ तपस्वी भैरव के साथ बॉडीगार्ड लाने की कोई जरूरत नहीं थी। कौन कभी आयान की खुली उपस्थिति से मिलना चाहेगा? लेकिन उसने इसके बारे में फिर से सोचा। भले ही उसके आसपास 1 दर्जन बॉडीगार्ड हों, ज्यादा से ज्यादा वह उसे भागने के लिए कुछ समय देगा, लेकिन आखिर में नतीजा वही होगा। दूसरी ओर भले ही तपस्वी भैरव आखिरी समय में भयानक वार से बचने में कामयाब रहा, उसकी पुश्तैनी जादुई लकड़ी की तलवार टूट गई। आभा के असर में उसका चेहरा सुनहरे कागज जैसा हो गया था और उसके मुंह के कोने से लाल खून भी टपक रहा था। उसका शरीर कांप रहा था जैसे वह अगले ही पल जमीन पर गिर जाएगा। साफ था कि अब वो लड़ने लायक नहीं था। इस समय आयान के लहजे में छुपे कड़वे मतलब को महसूस करते हुए वरुण पहले से ही घबरा चुका था। अब उसके पास पहले जैसा घमंड नहीं था। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया, एक जबरदस्ती मुस्कान निकाली और खुद को समझा बुझाकर बोला, छोटे भाई, हमें कुछ बात करनी है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम मिलकर तय कर सकते हैं। तो तुम मेरे साथ घर चलो और मैं अपने पापा से कहूंगा कि तुम्हें 100 करोड़ का चेक लिख दें। हाँ हाँ, यंग मास्टर वरुण, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? तुम्हारे साथ घर चलूं ताकि तुम मुझे फंसाने के लिए किसी को बुला सको? आयान ने एक नजर में वरुण की चाल पकड़ ली। ये सुनकर वरुण के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई और वो बहुत शर्मिंदा हो गया। क्या क्या चाहते हो? बड़ी बात है, मैं वो लड़का नहीं खरीदूंगा। ठीक है। आखिर में ज्यादा डर की वजह से वरुण शेखावत की आवाज में रुलाई सी आ गई। अपने जीवन में पहली बार वो ऐसी बेबस हालत में था। आयान की एक लात ने ही उसके भागने का इरादा तोड़ दिया था। अब वो काटने के लिए तैयार मछली की तरह था जो चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी हो। यंग मास्टर वरुण, मुझे सबसे ज्यादा नफरत होती है जब कोई मुझे डराने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कोई गलत इंसान नहीं हूं। इसीलिए अगर तुम्हारा सिर नीचे आता है तो अपने घुटनों पर आओ और माफी मांगो।
आयान ने मजाक में कहा। क्या? इन शब्दों को सुनकर वरुण शेखावत की आंखों की पुतलियां सुई जैसी सिकुड़ गईं। उसका सिर झटके से हिला और उसने बिना सोचे समझे मना कर दिया। इम्पॉसिबल, क्या मजाक कर रहे हो? वो ब्रह्म नदी के दक्षिण में 4 बड़े परिवारों में से एक रॉयल फैमिली का यंग मास्टर है। उसकी हैसियत ऐसी है कि आज तक किसी ने उससे इस तरह की बेहूदी मांग करने की हिम्मत नहीं की। उसने हमेशा दूसरों को दबाया है, कोई उसे कैसे दबा सकता है? बेटा, ज्यादा मत बढ़ो, वरुण शेखावत ने दांत पीसते हुए कहा। हर शब्द उसके दांतों के बीच से निकला और उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। हाँ, यंग मास्टर वरुण, मुझे लगता है कि तुम्हें अब तक हालत समझ नहीं आई है। अब तुम मेरे साथ कोई सौदा करने लायक नहीं हो, लेकिन जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अपना शरीर ही सीमेंट के फर्श से बेहतर होगा। ज्यादा सख्त बनो। ये कहते हुए आयान ने धीरे से अपना पैर उठाया और वरुण शेखावत को लात मारने का इशारा किया। पास की जमीन पर तोप के गोले जैसे निशान देखकर और उस पैर में छिपे जानलेवा इरादे को महसूस करते हुए वरुण शेखावत डर गया और जोर से चिल्लाया, और भी बहुत कुछ। जैसे ही आवाज गिरी, आयान का पैर हवा में ही रुक गया, वरुण शेखावत के शरीर से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर। हाँ, यंग मास्टर वरुण, अब समझ में आया? आयान ने पूछा। वरुण शेखावत की आंखों में डर था और वह हिचकिचाया। यंग मास्टर वरुण, मेरा सब्र सीमित है। अगर तुम इस तरह से बात को घुमा रहे हो तो तुम सोचने में गलती कर रहे हो। आयान की आवाज में छिपी धमकी को महसूस करते हुए वरुण शेखावत की हिम्मत लगभग टूटने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने दांत भींचे और अपने घुटने मोड़ लिए। धमाका! उसके घुटने जमीन से टकराए। हालांकि जिस्म का दर्द उतना नहीं था जितना मन का अपमान। वो रॉयल फैमिली का यंग मास्टर है। हैसियत के मामले में वह चिराग और विनय से कहीं ज्यादा ताकतवर है। चाहे वो राजवीर ओबरॉय हो, ओबरॉय फैमिली का मुखिया, या फिर ओमकार मल्होत्रा हो, बड़े लोग सबको उससे मिलते समय इज्जत से पेश आना पड़ता था। अगर फ्यूचर में वो अपने भाइयों के बीच अलग खड़ा हो सका और रॉयल फैमिली का मुखिया बन गया तो उसकी ताकत और रुतबा बहुत ऊंचा हो जाएगा और वह पूरे शहर के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन जाएगा। लेकिन अब वह एक नम्र कुत्ते की तरह आयान के पैरों में घुटनों के बल बैठा था। अचानक उसकी आंखों के कोनों से बेइज्जती और शर्म के आंसू बह निकले। कोई भी उसे, जो अभी इतना शर्मिंदा था, पुराने घमंडी और दबंग रॉयल फैमिली से नहीं जोड़ सकता था। हे, सच में रो रहे हो? मैंने सोचा था कि बड़े परिवार का यंग स्वामी अलग होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कमजोर निकलेगा। लगता है तुम्हारी इज्जत किसी काम की नहीं। आयान के शब्दों को सुनकर वरुण शेखावत के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। हालांकि अपमान के आंसू बहते रहे, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और वह आयान को जिंदा ही खा जाना चाहता था। जब आयान ने यह देखा तो वह सहमत नहीं हुआ। वह जानता था कि वरुण शेखावत जैसे आदमी के लिए कोई शिष्टाचार नहीं है। वैसे भी मैं पहले भी अपमान कर चुका हूं, इसीलिए मैं सिर्फ अपमान करूंगा। कोई बात नहीं, वरुण शेखावत जरूर से उसके बाद उसका बदला लेगा। लेकिन आयान के दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था। पेरेंट आयान, लेकिन अमर साधक जो साधना के मार्ग पर चल पड़ता है, उसे आसमान के खिलाफ जाना तय है। एक साधारण रॉयल फैमिली आगे बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इस समय वरुण शेखावत की कड़वी नाराजगी भरी आंखों को देखते हुए आयान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। मजाक में कहा, क्यों? विश्वास नहीं, आश्वस्त नहीं, बस इसे वापस पकड़ो। तुम! आयान की बातें सुनकर वरुण शेखावत इतना गुस्से हुआ कि उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। लेकिन आयान की भयानक ताकत से भयभीत, भले ही उसका खून खौल गया हो और जल गया हो, वह केवल उस गुस्से को रोक सकता था। हे, मुझे पता था, क्यों परेशान होना? ठीक है, मैं तुम्हारे जैसे आदमी पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बाहर निकलो, आयान ने कहा, काले लोहे के ब्लॉक को पकड़े हुए, और दूर चला गया। दूसरी तरफ वरुण ने अपने घुटनों को हिलाया, खड़े होने के लिए संघर्ष किया। आयान को पीछे छोड़ते हुए देखकर उसकी आंखों में बहुत अंधेरा था। वरुण ने अपने दिल में फैसला किया था कि आज के बाद
भले ही वह 3 फीट खुदाई करे और पूरे लखनऊ की तलाशी ले, वह फिर भी आयान को बाहर निकाल लेगा अपनी नफरत को दूर करने के लिए। आधे घंटे के बाद आयान घर लौट आया। एंटीक स्ट्रीट की यह यात्रा उसके लिए काफी फायदेमंद थी। न केवल कांच के नीलमणि के 3 टुकड़े मिले जिनका उपयोग ताबीज बनाने के लिए किया जा सकता था, बल्कि यह रहस्यमयी लोहे का ब्लॉक भी मिला। हालांकि वह अभी भी इस बात से हैरान है कि यह लोहे का टुकड़ा किस तरह का खजाना है। अभी अभी उसने वरुण का संरक्षण किया और महान अमर आत्मा विदुरदेव से पूछना भूल गया। अब वह शांत हो गया, उसका मन चलायमान हो गया और उसने अपने दिल में महान आत्मा विदुरदेव से पूछा, महान आत्मा विदुरदेव, लोहे का यह बड़ा टुकड़ा क्या है और यह आपको इतना उत्साहित क्यों करता है? क्या यह सच में एक अच्छा खजाना है? हाँ, कीमती से भी अधिक। आयान, आपने सच में इस बार एक खजाना उठाया है, ईमानदारी से। मुझे लगभग शक है कि क्या आप भाग्य के महान पुत्र हैं। न केवल आपने ही शक्ति के रहस्यमय शरीर का सामना किया, यह कीमती पवित्र पेड़ भी मिला। महान अमर आत्मा विदुरदेव ने जो कहा उसे सुनकर आयान और भी भ्रमित हो गया और पूछा, महान अमर आत्मा विदुरदेव, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या यह लोहे का एक बड़ा टुकड़ा नहीं है? यह लकड़ी कैसे हो सकता है? आम लोग इस तरह के पवित्र पेड़ को कैसे जान सकते हैं? महान अमर आत्मा विदुरदेव ने गंभीरता से कहा, आयान, इस लकड़ी को थंडर ट्रिब्यूलेशन डिवाइन वुड कहा जाता है। इसे आवाज वज्र द्वारा कम से कम 1000 बार तड़पाने की जरूरत है, यह पैदा हो सकता है। आयान चुपके से दंग रह गया। हजारों बार आसमानी गड़गड़ाहट से मारा गया तो लकड़ी का यह टुकड़ा बहुत बदकिस्मत है, यह बस एक बिजली की छड़ है। हालांकि दूसरे पहलू से यह साबित करने के लिए काफी है कि यह पेड़ शक्तिशाली है। इसे इतनी बार काटा गया है और यह अभी भी बरकरार है। आयान, क्या आप जानते हैं कि कलाकृतियों को अच्छा करने के लिए गड़गड़ाहट के इस पवित्र पेड़ का उपयोग करने से जादुई हथियार में जन्मजात सच्ची गड़गड़ाहट की विशेषताएं हो सकती हैं, जो दुनिया के हजारों बुरे प्राणियों को रोकने के लिए काफी है और देवता और राक्षस आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह के पवित्र पेड़ के साथ आप अपने शक्ति को अच्छा कर सकते हैं। 7 सितारा ड्रैगन तलवार ड्रैगन। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।